अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है निगाह सीमा का नॉवलेट एक थी अलीज़ा एक था शहरज़ाद की आखिरी किस्त। चंद माह बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर इसके यहाँ रहने से तुम्हें फ़र्क क्या पड़ता है? पड़ता है मम्मा, वहाँ गांव में ऐसा कोई नहीं था जो इसे अपने पास रख लेता। गांव में तो क्या, फरहान ने एक बार बार फ़ोन करके कहा है कि अलीज़ा को मेरे पास भेज दो, उसके सोने घर में रौनक हो जाएगी। फरहान मामू की औलाद न थी। एक बेटा पैदा हुआ था जो 3 माह का होकर मर गया था। फिर अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद से नहीं नवाजा था। तो फिर भेज देना, मैंने फ़ौरन कहा। फरहान इसकी सारी जिम्मेदारियां उठाने को तैयार है, लेकिन मैं इसे भेजना नहीं चाहती। मैं आदी हो गई हूँ इसकी। मामा ने साफ इनकार कर दिया। आपसे ज़्यादा फरहान मामू का हक है इस पर, मैंने जलकर कहा। आखिर वो तुम्हें क्या कहती है हानी? मामा संजीदा हो गई। अब मैं मामा से क्या कहती कि मुझे उससे क्या खौफ है? जो पौधा मैंने महज तफरीह तबाह के लिए लगाया था, मुझे डर था कि किसी रोज़ वो तनावर दरख्त ना बन जाए। और फिर जिस तरह शहरज़ाद उसे सराहता था, उससे भी मुझे ख़तरे की बू आती थी। मुझे यूँ लगने लगा था जैसे इसमें और शहरज़ाद में बहुत सी आदतें एक जैसी हैं, इनके शौक़ भी मिलते जुलते हैं। और मैं मम्मा से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहती थी। पहले शहरज़ाद मेरी गुफ्तगू में अलीज़ा के तज़किरे से चिढ़ता था, और अब मैं उसकी गुफ्तगू में अलीज़ा के ज़िक्र पर जल भून जाती थी। हालांकि सब कुछ वैसा ही था। शहरज़ाद का रवैया, उसका फ़ोन करना, कभी कभार मुझे डिनर पर या आउटिंग पर ले जाना, बातों के दरमियान को मानी खेज जुमला कह देना। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था और मेरा रवैया अलीज़ा के साथ खासा ख़राब हो गया था। कभी कभी वो हैरान होकर मुझे देखती थी। कभी मैं शऊरी तौर पे अपना रवैया बदल लेती तो वो खुश हो जाती और मुझे समझाने बैठ जाती। लगता है बाज़ का आप पढ़ाई की बहुत टेंशन ले रही हैं, इतनी टेंशन ना लिया करें। अब उसको क्या ख़बर थी कि मेरी असल टेंशन तो वो है। मुझे कभी कभी ख़ुद पर गुस्सा आता कि आखिर मैंने क्यों उसके दिल में शहरज़ाद का ख्याल पैदा किया। मैं महसूस करती थी कि शहरज़ाद की आमद पर उसकी आंखें दमकने लगती थीं और मेरा बस नहीं चलता था कि उसकी आंखें निकाल दूँ। मैं किसी न किसी तरह उसे ज़िक पहुँचाने की कोशिश करती रहती थी। मम्मा ने मुझे टेलर से कपड़े लाने को कहा। हनी, तुम टेलर को कपड़े देने जा रही हो तो मेरा और रीज़ा का सूट भी लेती है ना। इसके कॉलेज में फ़ंक्शन है, मैंने सिलने दिया था। मम्मा इसका ख्याल बेटी की तरह रखती थी। मैं देख रही थी कि अब उसके ड्रेसेस की फ़िटिंग बहुत अच्छी होती है। उसके खूबसूरत जिस्म पे फ़िटिंग वाले ड्रेसेस खूब सजते थे। टेलर ने भी अलीज़ा के कपड़े नहीं सिए थे। मैंने उसे फ़िटिंग चेंज करवाने का कहा। टेलर ने हैरत से मुझे देखा। कमर 22 इंच, इतनी ज़्यादा? हाँ, मम्मा ने यही कहा है, मैंने लापरवाही से कहा। लेकिन मेरा नाप में तो 17 इंच कमर लिखी हुई है। हो सकता है मम्मा ने अब ये सूट किसी और को देना हो। टेलर खामोश हो गया। ये सूट कल सुबह तक हर हाल में चाहिए। मैंने उसे ताकीद की और मम्मा से कह दिया कि वो सूट कल मिल जाएगा और मैं अपना सूट लेने जाऊंगी तो उसका भी ले आऊँगी। मम्मा खुश हो गई थी। 2 दिन बाद शाम को फ़ंक्शन में जाना था उसने। मामा ने अलीज़ा को कपड़े थमा दिए। ये लो अलीज़ा, फ़ंक्शन के कपड़े। लेकिन पप्पू, मेरे पास तो पहले ही इतने कपड़े मौजूद हैं। तो क्या हुआ, अब फ़ंक्शन में क्या तुम पुराना ड्रेस पहनोगी? पप्पू, आप बहुत ही अच्छी हैं। उसने मम्मा के गले में बाहें डालकर उनका रुखसार चूम लिया। उनकी आंखें नम हो गईं और मम्मा की किसी भी मेहरबानी पर उसकी आंखें यूं ही नम हो जाया करती थीं। 2 दिन बाद शाम को जब वो तैयार हुई तो बाहर लाउंज में आई। मामा टीवी लाउंज में कहीं जाने के लिए तैयार बैठी थी। कहीं जा रही हैं मम्मा? हाँ, मुझे मिसेज़ अफंदी के यहाँ और लीज़ा को फंक्शन में जाना है। मैं तैयार हो रही हूँ, उसे ड्रॉप करते हुए जाऊँगी। तुम भी कहीं जा रही हो? वो शहरी आ रहा है मुझे लेने। ज़्यादा दूर नहीं, बस यहाँ रेस्टोरेंट तक जाएंगे, 1 कप कॉफ़ी पियेंगे बस। मैंने बताया तो मम्मा ने सर हिला दिया। तभी कुछ बौखलाई हुई लीज़ा अपने कमरे से बाहर आई। पप्पू, ये कपड़े इस बार टेलर ने बहुत खुले और लंबे सी दिए हैं। मैं कोई और पहन लूँ? दुपट्टे से बेनियाज घुटनों से लंबी कमीज़ पहने, जिसके कंधे इतने लटके हुए थे कि किसी ऐसा लग रहा था जैसे ढीले वाले कपड़े किसी से मांग कर पहने हों। अजीब भयानक सी लग रही थी वो। मुझे बेख्तियार हंसी आ गई। मामा ने घूर कर मुझे देखा। हाँ जाओ, जल्दी से चेंज कर लो, देर हो जाएगी। जी वो मुड़ी ही थी कि शहरज़ाद ने टीवी लाउंज में कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। शहरज़ाद की आवाज़ पर उसने मुड़ कर देखा और फिर तकरीबन भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। ये अलीज़ा को क्या हुआ है? शहरज़ाद ने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं, मामा ने उसे बैठने का इशारा किया। दरअसल उसके कॉलेज में फ़ंक्शन है, उसे तैयार होना है। नाज़ो, पानी लाओ। मामा ने नाज़ो को आवाज़ दी और फ़ोन पर किसी का नंबर मिलाने लगी। शहरज़ाद मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। कैसी हो? अच्छी हूँ, वो तो तुम हो ही। शहरज़ाद मुस्कुराया। इकबाल साहब, ये शर्ट अलीज़ा की आपने सी है? अलीज़ा का नाप है किसी हाथी का? मामा की आवाज़ खासी बुलंद थी। मैं और शहरज़ाद चौंक कर उन्हें देखने लगे। ओह माय गॉड, मामा टेलर को फ़ोन कर रही हैं। मैंने सख्त घबराहट महसूस की।
मामा के रद्द अमल के मुतालिक मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। क्या मतलब? इकबाल साहब, क्या हनी ने आपको नाप तब्दील करने को कहा था? मामा पूछ रही थी। चले शहरज़ाद। मैंने शहरज़ाद की तरफ देखा, तभी नाजू जूस लेकर आ गई। शहरज़ाद ने शुक्रिया कहकर जूस उठा लिया। आप? नाजू ने मेरी तरफ देखा। नहीं, मुझे ऐसा घबराहट हो रही है। क्या ज़रूरत थी कि ये भला इसी वक्त सूट पहन कर आती जब शहरज़ाद को आना था? उनको मुझे अंदाज़ा तो था कि मम्मा नाराज़ होंगी, लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था कि शहरी के सामने। उफ! शहरज़ाद घूंट-घूंट लेकर जूस पी रहा था। मामा फ़ोन क्रेडिट पर डालकर सोफ़े पर बैठ गईं। टेबल पर पड़ा जूस का गिलास उठकर जूस पीने लगी उठाकर। उन्होंने एक लफ्ज़ तक ना कहा, बल्कि उन्होंने मेरी तरफ देखने से भी गुरेज़ किया। शहरज़ाद से चचा दिलनवाज़ और चची के मुतालिक पूछने लगी। मैं एक इत्मीनान भरा सांस लेकर बैठ गई। जूस ले लो। शहरी ने मेरी तरफ देखा। ओह हाँ। मैंने अपना जूस का गिलास उठा लिया। मुझे उस वक्त वाकई जूस की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद अलीज़ा तैयार होकर आ गई। एक लम्हे को तो मैं मबहूत रह गई। हल्का सा नेचुरल लुक देता मेकअप, कॉफ़ी कलर में मैरून सा शेड देती है लिपस्टिक, बड़ा ही खूबसूरत कलर। उसके खमदार होंठों पर बहुत सज रहा था। सियाह चमकीले बाल खुले छोड़ रखे थे। ब्रीजे का स्विस लॉन में डल ऑरेंज सूट, जिस पे हल्की सी पिंक कलर की अमेजिश की कढ़ाई थी, बेहद सज रहा था। गले और बाजू पे खूबसूरत लेस लगी हुई थी, जिसमें कहीं कहीं सितारे लगे थे। ये सूट भी ज़ाहिर है मम्मा ने दिलवाया होगा उसे। वो बहुत प्यारी लग रही थी। मम्मा ने तारीफ़ की तो उसकी पलकें झुक गईं और होंठ ज़रा सा वाह होकर बंद हो गए। मैंने शहरज़ाद की तरफ देखा। वो बहुत पुरशौक नज़रों से उसे देख रहा था। मेरे अंदर आग दहक उठी। ओह अलीज़ा, कम से कम मुझसे पूछ तो लेती। तुम्हारे सांवले रंग पर लिपस्टिक का कलर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। ये सूट का कलर क्या तुम्हारी पसंद का है? ये कलर तो गोरी लड़कियों को ही अच्छा लगता है। ऑरेंज कलर इन है, लेकिन हर एक पर तो नहीं सजता। मम्मा की तारीफ से उसके चेहरे पर जो रंग आए थे वो एकदम मदहम पड़ गए। उसने पजल सा होकर पहले शहरज़ाद को और फिर मम्मा की तरफ देखा। मुँह धो लूँ फूफो? नहीं, मामा ने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। बहुत अच्छी लग रही हो। और फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। ये सूट मैं लाई हूँ और ये ऑरेंज कलर नहीं है, ये बहुत डिफरेंट है। शहरज़ाद मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में तासुब था। ओके बच्चों, मैं चलती हूँ, अलीज़ा को देर हो जाएगी। बस आंटी, हम भी जा रहे हैं। शहरज़ाद भी उठकर खड़ा हो गया। शहरज़ाद को चुप सा था। उसने ना तो ड्राइव करते हुए बार बार मेरी तरफ देखा, ना ही ज़ुबानी जुमले कहे, और बेहद संजीदा लग रहा था। तुम कुछ परेशान हो? मैंने पूछा। नहीं, बस काम का दबाव कुछ ज़्यादा है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा वक्त निकाल कर आया हूँ कि बहुत दिन से आ नहीं पाया था। वो शहरज़ाद का रवैया नॉर्मल ही था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि शहरज़ाद पहले की तरह तवज्जो नहीं दे रहा। इन दिनों मैं बहुत बिज़ी रहा हूँ यार। अगर कुछ रूटीन गड़बड़ हो जाए तो उल्टी सीधी बातें मत सोचने बैठ जाया करो। मुझे घर ड्रॉप करते शहरज़ाद ने कहा। फ़ोन तो करोगे ना? हाँ, वो मुस्कुराया। टेक केयर। अच्छा है वो ना आए और ना ही अलीज़ा से उसका सामना हो। मैंने दिल ही दिल में इत्मीनान महसूस किया और चेंज करके अपने बेडरूम में ही टीवी लगाकर बैठ गई। कुछ देर के लिए मेरे जहन से सब कुछ निकल गया। हालांकि जब मैं शहरज़ाद के साथ थी तो मेरा जहन मुसलसल मम्मा के मुतालिक सोच रहा था, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे मामा ने कुछ भी नहीं कहा। अलबत्ता मेरे सामने ही अलीज़ा का वो सूट नाज़ो को दे दिया कि उसे ठीक करके पहन ले, और मुझे सुनाते हुए अलीज़ा को बताया था कि 2 नए सूट टेलर को दे आई हूँ, वो जल्दी सी देगा। मेरी तवज्जो पढ़ाई से हट गई थी। मैं गैर इरादी तौर पर हर वक्त अलीज़ा के मुतालिक सोचती रहती थी कि किस तरह इस लड़की को शहरज़ाद की नज़रों में गिरा दूँ। वो जो मुझे चंद लम्हों के लिए शहरज़ाद की आंखों में उसके लिए पसंदीदगी और सताइश नज़र आती है, उसने मेरे तन मन में आग लगा रखी थी। लेकिन बज़ाहिर मेरा रवैया अलीज़ा के साथ बहुत अच्छा था। मैं ज़रूर कुछ फ़ारिग वक्त उसे देती, अपने कमरे में बुलाकर गपशप करती। मामा के कानों में ये बात मैंने डाल रखी थी कि मैंने बखुशी उसे अपने बेडरूम में कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रखी है। दरअसल मेरे जहन में एक ख़्याल आया। इस ख़्याल के आते ही मैंने उस पर अमल कर डाला। उससे चैटिंग करते हुए जब अवैसी ने मेरा असल नाम पूछा तो मैंने फ़ौरन अलीज़ा लिख दिया। अलीज़ा सुभान, बहुत खूबसूरत नाम है। अवैसी तो दिलो जान से फ़िदा हो गया। यूँ भी मेरे और अवैसी के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू की नौइयत बदलने लगी थी। मैं कभी कभी 2-3 ज़ुबानी जुमले लिख देती थी और वो बड़ी बेबाकी से इज़हार मोहब्बत करने लगा था, और मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मेरे जहन में कोई ख़ास प्लान ना था, लेकिन मैं ऐसा कर रही थी। शहरज़ाद से मेरी बात होती रहती थी। एक बार उसने मुझे गेट से पिक किया था और लंबी ड्राइव के बाद मुझे ड्रॉप करके चला गया था। मम्मा बेहद मसरूफ़ थी। वो मिसेस आफंदी के साथ मिलकर औरतों के लिए कुछ काम कर रही थी, जो जेलों में कई कई सालों से थी, और ना कोई ज़मानत कराता था और ना ही उनका कोई वकील था। उनमें से कई तो मुजरिम थी
और कई ऐसी थी जिनके ससुराल वालों ने या शौहर ने दूसरी शादी के चक्कर में उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा के बंद करवा दिया था। वालिदैन ने भी उनसे कतई ताल्लुक़ कर लिया था। मम्मा पता नहीं ये सब कुछ कैसे कर लेती हैं। मुझे तो मम्मा के इन कामों से सख्त उलझन होती थी। इसके फंक्शन की तस्वीर बहुत अच्छी आई थी, जो मैंने इसलिए ले ली थी कि अवैसी के मुतालबे पर उसे मेल कर दी जाए। मैं क्या कर रही थी, इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं था। अलीज़ा की फरमाइश पर शायद मम्मा ने उसे सुभान मामू की तस्वीर ला कर दी थी। ये तस्वीर मैंने नानू के घर सुभान मामू के ड्राइंग रूम में देखी थी। मम्मा तस्वीर कब लाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस रोज़ अलीज़ा लॉन्ग रूम में कारपेट पर बैठी उस तस्वीर पर से अखबार हटा रही थी जब मैं और शहरज़ाद लॉन्ग रूम में दाखिल हुए। उस रोज़ यूनिवर्सिटी से जल्दी छुट्टी हो गई थी। मैंने शहरी से पूछा कि अगर वो फ़ारिग है तो हम लंच इकट्ठे कर लेते हैं। वो फ़ारिग नहीं था, तहम उसने यूनिवर्सिटी से मुझे पिक किया और सिर्फ थाई सूप पीकर मुझे घर ड्रॉप करने आ गया और मेरे इसरार पर थोड़ी देर के लिए अंदर भी चला आया। मेरा ख्याल था अलीज़ा कॉलेज में होगी, लेकिन वो घर पर थी और कारपेट पर बैठी तस्वीर से अखबार उतार रही थी। हेलो गुड गर्ल, क्या हो रहा है? शहरज़ाद का मूड बहुत खुशगवार था। तुम आज कॉलेज नहीं गई? मैंने अपनी नागवारी छुपाने की कोशिश की। हाँ, आज कॉलेज में गेम्स हो रहे थे। तो तुम तो हर फॉर्मूला बनने की कोशिश करती हो, हिस्सा नहीं लिया? ना चाहते हुए भी मेरे लहजे में तलखी आ गई। मैं गेम्स में हिस्सा नहीं लेती, बहुत वक्त ज़ाया होता है और मैं अच्छे नंबरों में पास करना चाहती हूँ ताकि यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाए। वो बदस्तूर तस्वीर में लिपटे कागज़ अलग कर रही थी। तुमने बताया नहीं ये क्या है? शहरज़ाद ने बैठते हुए अपना सवाल दोहराया। मेरे अबू की तस्वीर है। फ्रेम बहुत पुराना हो रहा था। नया फ्रेम लगवाने के लिए पुप्पो ने खान बाबा को दी थी, अभी वही देकर गए हैं। मैं इसे अपने कमरे में रखूँगी। उसने बस ज़रा की ज़रा नज़र उठा के शहरज़ाद की तरफ देखा, लेकिन इनकी नज़रों में शहरज़ाद के लिए जो जज्बा था वो मुझसे पोशीदा न रह सका। बहरहाल ये जज्बा मैंने ही तो मुसलसल कोशिशों से उसके दिल में उभारा था। मैं नहीं जानती थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अब जबकि वो नहीं है, अब भी नहीं। शहरज़ाद ने फ्रेम अलीज़ा के हाथ से ले लिया। फ्रेम बहुत खूबसूरत था। अलीज़ा उठकर खड़ी हो गई। हमेशा की तरह सादा लिबास में बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो बहुत आम सी लग रही थी। मेरे दिल को इत्मीनान सा हुआ। शहरज़ाद की नज़रें तस्वीर पर थीं और उनकी आंखों में हैरत थी। ये तुम्हारे मामू हैं? वह मुझसे पूछ रहा था। हाँ। मैंने झुककर तस्वीर देखी। वो मामू की तस्वीर थी जो नानू के घर से लाई थी मामा। ये सुभान साहब हैं बाज़गाह। ये वही शख्स है जिससे मैंने कनाडा में पार्टनरशिप में काम शुरू किया। बाखुदा बिल्कुल वही है, बस इस तस्वीर में कुछ यंग है, वरना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाल कनपटी पे से ज़रा सफ़ेद हो गए हैं। कभी एक बार भी मेरे जहन में नहीं आया कि सुभान साहब तुम्हारे मामू हो सकते हैं। हालांकि मम्मा ने बताया था उन्होंने कि 18 साल कबर ये मुल्क छोड़कर चले गए थे, जब अलीज़ा बिल्कुल छोटी सी थी। फिर इनके मुतालिक कुछ पता ही नहीं चला। अलीज़ा की आंखें पूरी खुली हुई थीं। वो यकटुक शहरज़ाद की तरफ देख रही थी, यूँ जैसे पत्थर का मुजस्मा हो। फिर यकायक उसके लबों में जुम्बिश हुई। आप अब्बू को जानते हैं? आपको पता है उनका एड्रेस, उनका नंबर क्या है? प्लीज़ मुझे दें, मुझे बताएं। उसकी सी आंखों में पानी छलकने लगा और आवाज़ भर आ गई। सिर्फ एक बार मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ क्यों मुझे छोड़कर चले गए थे? क्यों इतने साल मेरी खबर नहीं ली? क्या मैं उनकी कुछ नहीं थी? आंसू रुखसार पे फैल गए थे। शिद्दत जज्बात से वो हौले हौले लरस रही थी। फिर यकदम उन दोनों हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। रिलैक्स अलीज़ा प्लीज़। शहरज़ाद तस्वीर रखकर गैरदारी तौर पे खड़ा हो गया। मेरी बात होती रहती है उनसे, मैं बात करूँगा, इन्हें बताऊँगा आपके मुतालिक। आप प्लीज़ इस तरह मत रोएं। बिल्कुल गैर इरादी तौर पे उसने उसके चेहरे से हाथ उठाने की कोशिश की, तो मैंने एकदम आगे बढ़कर अलीज़ा को थाम लिया और बाजू उसके गिर्द हमाइल कर दिए और उसे दिलासा देते हुए बोली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए अलीज़ा, तुम्हारे अब्बू का पता चल गया है। शहरज़ाद ने अपने हाथ मेरे अलीज़ा के करीब जाते ही पीछे हटा लिए थे। अलीज़ा ने अपने हाथों की पुष्ट से आंसू साफ़ किए, तस्वीर उठाकर सामने बैठ गई। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें फिर आंसुओं से भर आईं। तब वो माजरत करके तस्वीर उठा के अपने कमरे में चली गई। तो वो एक गहरा सांस लेते हुए बोले, पुअर गर्ल, पता नहीं सुभान मामू ने ऐसा क्यों किया। मैंने लहजे में हमदर्दी भर ली थी। नानू बेचारी तो मरते दम तक उनकी मुंतज़िर रहीं ताकि नाना जान मामा कहती थी कि सुभान होता तो ज़रूर रब्ता करता। खुदा न खास्ता उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया है, वरना अपनी औलाद को भी कोई यूँ फरामोश करता है। लेकिन इसके बावजूद नाना जब तक ज़िंदा रहे उन्हें सुभान मामू का इंतज़ार रहा कि शायद वो लौट कर आएंगे। सुभान मामू बहुत नफीस आदमी हैं बाज़गाह, बहुत सोबर, बहुत ईमानदार, बहुत मुखलिस। वहाँ जितने भी लोग उन्हें जानते हैं और जो मुझसे मिले उन्होंने सुभान साहब को की बेतहाशा तारीफ़ की है। बहरहाल आज कल में मैं रब्ता करता हूँ उनसे। सुभान मामू ज़िंदा हैं, कनाडा में हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं।
ये खबर जहाँ मम्मा और पापा के लिए हैरानकुन थी, वहाँ खुशगवार भी थी। मम्मा तो खुशी से पागल हो रही थी। उन्होंने उसी वक्त फरहान को फ़ोन करके कहा कि सुभान मामू के कनाडा में होने की इत्तला मिली है, और ख़ुद शहजाद से नंबर लेकर फ़ौरन उनसे रब्ता करने की कोशिश की, जो फ़ौरन तो ना हो सका कि वो अपने फार्म हाउस पर गए हुए थे। लेकिन मम्मा तो जैसे फ़ोन के साथ चिमट कर बैठ गई थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्राई करती, बिल आखिर उनका रब्ता हो ही गया। कुछ जज्बाती मकालमों और रोने धोने के बाद मम्मा ने उन्हें खूब डांटा डपटा। पापा ने भी बात की। अलीज़ा से बात करोगे? अलीज़ा? मामू के लहजे में हैरतवाज़ी थी। हैंड फ्री सेट पर हम सब मामू की आवाज़ सुन रहे थे। अलीज़ा एक तरफ खामोश बैठी थी। हाँ अलीज़ा, तुम्हारी बेटी। क्या तुम्हें ये भी याद नहीं सुभान कि तुम्हारी एक बेटी भी है? एक लम्हा तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने पूछा, अलीज़ा आपके पास कहाँ से आ गई? वो मेरे पास ही है, लो बात कर लो। मम्मा ने रिसीवर अलीज़ा को थमा दिया। जैसे हाथ में थामते उसके आंसू में तेज़ी आ गई। हेलो हेलो, सुभान मामू कह रहे थे। हेलो अब्बू, ये मैं हूँ अलीज़ा। और फिर जैसे लफ्ज़ों ने उसका साथ छोड़ दिया और रिसीवर मामू को देकर दोनों हाथों में मुंह छुपाए कमरे से बाहर निकल गई। अलीज़ा अलीज़ा बोलो बेटे। सुभान मामू के सपाट लहजे में एकदम तब्दीली आई थी। सुभान, वो इस वक्त बहुत जज्बाती कैफियत में। फिर किसी वक्त बात कर लेना, बल्कि तुम फ़ौरन टिकट ले लो और उससे मिलने आओ। उसे देखो, वो बिल्कुल ज़ारा जैसी है और कुछ कुछ तुम्हारी मुशाबियत भी है उसमें। बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी। मामा उसकी तारीफ़ कर रही थी। मैं बुरा सा मुँह बनाते हुए वहाँ से उठ गई। फिर पता नहीं मामू जान और मम्मा वगैरह क्या क्या बातें हुई। अलीज़ा ने उनसे दोबारा बात की या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने चंद दिनों बाद मम्मा को फरहान मामू से कहते सुना, फरू सुभान आ रहा है, तुम भी आ जाओ। तीनों बहन भाई मुद्दतों बाद मिलकर बैठेंगे। मम्मा बहुत पुरजोश हो रही थी। ज़ाहिर है उनके भाई थे और सालों बाद उनसे मिलने वाली थी। अलीज़ा की जज्बातियत भी समझ में आने वाली थी। बहरहाल वो पहली बार अपने बाप से मिलने वाली थी। लेकिन पापा और शहरज़ाद की खुशी पर मुझे हैरत हो रही थी। चलो पापा की तो फिर दोस्ती थी सुभान मामू से, लेकिन शहरज़ाद किस हिसाब में खुश था। मामा नानू के घर वाले के ऊपर वाले पोर्शन में पेंट करवा रही थी। क्या ख़बर सुभान अपने घर में ठहरना चाहे। वो हमेशा से ही बहुत मुख्तलिफ मिजाज का है। अलीज़ा तो पढ़ाई में मसरूफ़ थी। 2 या 3 माह बाद उसके फाइनल एग्ज़ाम्स होने वाले थे, लेकिन उसके अंदर की जज्बाती कैफियत का अंदाज़ा उसके चेहरे से होता था। उस रोज़ भी घर पर थी। टीवी लाउंज में बैठी अलीज़ा से सुभान मामू के लड़कपन और जवानी की बातें कर रही थी। एतवार होने की वजह से मैं देर से सोकर उठी थी, बल्कि मैं तो शायद सोती ही रहती। शहरज़ाद की कॉल पर मेरी आंख खुली थी। रात तुमने मोबाइल ऑफ़ कर रखा था हनी, सोने से पहले ही कर दिया था। मैंने 12 बजे तुम्हें फ़ोन किया था हैप्पी बर्थडे कहने के लिए। ओह मुझे तो बिल्कुल याद ही नहीं था। थैंक्स शैरी, तुमने मेरा बर्थडे याद रखा। हनी, अपने से वाबस्ता लोगों से मुतालिक कोई बात भूलता है? और फिर तुम तो मेरी उम्र भर के साथी हो। मेरा दिल उसकी मोहब्बत पर सरशार हो गया। एक बार मामा ने कहा था, हनी तुम बहुत लकी हो बेटा, शहरी बहुत लविंग एंड केयरिंग है। ये बात 100% सही थी। वो छोटी छोटी बातों पर ख्याल रखता था। मैंने अपने अंदर फ़ख्र सा महसूस किया। ऐसा शख्स मेरा रफ़ीक़ ज़िंदगी बनने वाला था। यार ये साल कुछ बड़ा नहीं हो गया? बीत ही नहीं रहा। एयरपीस में उसकी आवाज़ गूंजी। मैं चौंकी। हाँ शायद, लेकिन अब तो बस 3-4 महीने रह गए हैं। जुलाई में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होंगे और फिर चलो ये 3-4 महीने भी गुजर ही जाएंगे जैसे पहले गुजरे। उसे ठंडी सांस भरी तो मैं मुस्कुरा दी। सुनो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, अंदाज़न 2 घंटे में। ओके। मैं बाहर निकली ताकि नाश्ता करके तैयार हो जाऊँ। तब मैंने मम्मा को अलीज़ा से बातें करते देखा। मुझे देखते ही वो खड़ी हो गई। हनी, मैं ज़रा अलीज़ा को घर दिखाने लेके जा रही हूँ। पेंट वगैरह तो हो गया है, मैंने सोचा कर्टन वगैरह भी चेंज कर लें। अगर अलीज़ा कहे तो तुम्हारे पापा सो रहे हैं, अगर वो जाग जाएं तो इन्हें बता देना कि हम आधे घंटे तक आ जाएंगे। मैंने सर हिला दिया। दोनों चली गईं। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता किया ताकि शहरज़ाद के आने से पहले तैयार हो जाऊँ। नाश्ता करते हुए अचानक मुझे ख्याल आया कि अब वैसे ही ने रात को मेल की थी कि वो मेरी यानी कि अलीज़ा की तस्वीर डिलीट हो गई है, लिहाजा दोबारा भेजूँ। अलीज़ा घर पर ना थी। मैंने दूध का कप रखा और उसके कमरे में चली आई। बेड साइड की दराज खोली, सामने ही वो तस्वीर वाला लिफाफा पड़ा था। मैंने तस्वीर उठाई, उसमें से अलीज़ा की एक तस्वीर निकाली, लेकिन ये अकेली ना थी। और इससे पहले की जो तस्वीरें मैंने भेजी थी वो भी अकेली ना थी। और अब ऐसी ज़िद कर रहा था कि अकेली तस्वीर भेजूँ। ये वाज़ेह नहीं है, हालांकि ऐसा नहीं था। तस्वीर बहुत वाज़ेह थी और बहुत प्यारी। मैंने दराज में पड़ा दूसरा लिफाफा उठाया, लेकिन फिर हैरान रह गई। इसमें हज़ार के नोट थे। मैंने गिने 20,000। ये इतने रुपए अलीज़ा के पास कहाँ से आ गए? इसके अपने तो हरगिज़ नहीं हो सकते। चंद दिन पहले मैंने मम्मा को कहते सुना था, अलीज़ा पैसों की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। और अलीज़ा ने जवाब दिया था कि मेरे पास आपके दिए 500 रुपये अभी तक ऐसे ही पड़े हुए हैं। अरे 6-7 माह में तुमने 500 रुपये भी खर्च नहीं किए? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, कैंटीन में जाती नहीं,
किताबें कॉपियाँ सब हैं मेरे पास, और ये 20,000, माय गॉड, ये ज़रूर उसने मम्मा के लॉकर से निकाले होंगे। हर वक्त घुसती रहती है वहाँ और मम्मा को पता भी नहीं चला होगा। मोहतरमा अलीज़ा ने 20,000 चुरा लिए हैं। बहरहाल मैं अलीज़ा की इसकी फ्रेंड के साथ वाली तस्वीर लेकर अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैंने पिंक कलर का सूट निकाला, उसी मुनासबत से लाइट मेकअप करके शहरज़ाद का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर बाद गेट पर बेल हुई। मैं कमरे से बाहर निकली। मेरा ख्याल था शहरी होगा, लेकिन अलीज़ा थी। उसने बताया कि मम्मा उसे ड्रॉप करके करीबी स्टोर तक गई हैं। मैंने बगौर देखा। घर देख लिया? हाँ, लेकिन मैंने पप्पू से कहा कि नए पर्दों की ज़रूरत नहीं है। ठीक ठाक तो लग रहे हैं, पता नहीं अब्बू यहाँ पाकिस्तान में रहेंगे भी या नहीं। बल्कि मेरा ख्याल है वो नहीं रहेंगे। वो बड़े एतमाद से और यकीन से बात करती, मुझे बहुत बुरी लग रही थी। पता नहीं सुबहान मामू से लिफ्ट भी कराते हैं या नहीं। और ये गेट पर शहरज़ाद की गाड़ी का हॉर्न बजा। शायद पप्पू हो गई, अलीज़ा ने कहा। वो कह रही थी कि सिर्फ शैम्पू और साबुन वगैरह लेना है। हाँ, शायद मैं इसी तरह खड़ी थी कि मेरी पीठ दरवाजे की तरफ थी। बैठ जाओ, तुम खड़ी क्यों हो? मेरी नज़र उसके चेहरे पर जमी थी। मैं उसकी अंदरूनी कैफियत को नोट कर रही थी और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखर रही थी, लेकिन मैंने फ़ौरन चेहरा झुका लिया। मुझे अपने पीछे शहरज़ाद की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसके मखसूस परफ्यूम की खुशबू मेरी महसूसात में हलचल मचा गई थी। मैंने एकदम लहजा बदल कर कहा, सच सच बताओ अलीज़ा, तुमने 20,000 कहाँ से चोरी किए हैं? मैंने? अलीज़ा की आंखों में जैसे हैरत से फटने वाली थी। फिर मैंने उसकी नज़रों को उठते देखा। उसका रंग यकदम जर्द पड़ गया। शायद उसने शहरज़ाद को देख लिया था। हाँ, तुमने? अब मुकर जाओ कि तुम कौन से 20,000? वही जो तुम्हारे बेड की साइड टेबल पर रखे हैं। मामा के लॉकर से चोरी किए हैं ना तुमने? तुम एतराफ़ कर लो, चुपचाप वहाँ रख दो जहाँ से उठाएं। तो मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगी। मैंने उसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने कहीं से कुछ चोरी नहीं किया। अब उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। क्या तुम्हारी दराज में 20,000 रुपये नहीं पड़े अब भी? हाँ हैं, लेकिन वो देखो, झूठ मत बोलना अलीज़ा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास मामा के दिए हुए सिर्फ 500 रुपये थे। मैंने उसकी बात काटी। हाँ, लेकिन ये अलीज़ा ने फिर कहना चाहा, मगर मैंने उसे फिर टोक दिया। फॉर गॉड सेक अलीज़ा, मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी से नहीं कहूँगी। फिर झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। उसने नज़रें फिर उठाई। शहरज़ाद भाई, मैं सच कह रही हूँ। मैंने उसकी आंखों में एकदम आंसू थे। ओह शायरी, तुम कब आए? मैंने चौंकने की अदाकारी की। बस अभी। वो अंदर आया तो मैंने थैंक्स कहते हुए उसके हाथों से फूलों के बुके ले लिया। उसने चौंक कर मुझे हैप्पी बर्थडे कहा। गालिबन वो अलीज़ा की तरफ देख रहा था, जिसके रुखसार आंसुओं से भीगते जा रहे थे। वो होंठ कुछ कहने की कोशिश में कांप रहे थे। जाओ अलीज़ा, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाद में बात करेंगे। मेरे अंदाज में लापरवाही थी। मैंने शहरज़ाद की तरफ देखा। और मेरा गिफ्ट? मैंने मुस्कुरा कर उससे पूछा। और हाँ, गिफ्ट। उसने पॉकेट में से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली, नन्ही सी हीरे की लौंग। मुझे ये ज़ेवर बहुत पसंद है, तुम पर बहुत सजेगा, तुम नाक छिदवा लो। एक बार शहरज़ाद ने मुझे कहा था, बहुत खूबसूरत है। मैंने नज़र उठाकर अलीज़ा की तरफ देखा। वो पत्थर की तरह साकित खड़ी थी। मुझे अपनी तरफ देखता पाकर उसकी कांपती हुई आवाज़ में कहा, बाज़ मेरी बात सुनो प्लीज़ अलीज़ा, जाओ अपने कमरे में। मैंने कहा ना, फिर बात करेंगे। शहरज़ाद की आंखों में तासुफ़ और हैरत थी। मेरे दिल ने कमीनी सी खुशी महसूस की, और चूंकि मेरा सारा ध्यान शहरज़ाद की तरफ था, इसलिए मुझे मम्मा की आमद का पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त चौंकी जब अलीज़ा तेज़ी से दौड़ते हुए उनसे लिपट गई और रोते हुए कुछ बताने लगी। मम्मा घबरा गई थी। क्या हुआ जान? फुप्पो हनी, बाज़ का वो हचकियों से रो रही थी, इसलिए बात समझ में नहीं आ रही थी। मम्मा ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। क्या बात है हनी, तुमने कुछ कहा है? मम्मा, मैं शायरी के सामने बात नहीं करना चाहती, लेकिन आप इतनी मशकूक नज़रों से देख रहे हैं तो सुन लें। उसने आपके लॉकर से 20,000 चोरी किए हैं। मैंने खुद इसकी दराज में पड़े हुए देखे हैं। फुप्पो, वो फरहान चिच्चा वाले मैंने यूँ ही दराज में रख दिए थे। ओ माय गॉड। मम्मा सर पे हाथ रख कर बैठ गई। तुम भी हद करती हो हनी डियर। फरहान ने भेजे थे इसे ईद की शॉपिंग के लिए, और मैंने इसे दिए थे कि रख ले। मैंने सोचा था इसका अकाउंट खुलवाती हूँ, मगर फिर याद ही नहीं रहा। तो अब मुझे क्या पता था? पता नहीं था चंदा, तो इतनी बड़ी बात करने से पहले सोच ही लेती। मैंने कंधे उचकाए। शहरज़ाद ने भी मम्मा की तायद की। तुम्हें पहले आंटी से बात करनी चाहिए थी। उसकी आवाज़ सरगोशी से बुलंद थी। और प्लीज़ अब अलीज़ा से सॉरी करो, तुमने उसे हर्ट किया। ओके, मैं अपनी जगह से खड़ी हुई अलीज़ा के पास आई। सॉरी अलीज़ा, मुझे गलतफहमी हो गई थी। उसने ज़ख्मी नज़रों से मुझे देखा। मैंने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़, आई एम रियली वेरी सॉरी। उसने सर हिलाया और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। मैंने मुड़कर देखा। शहरज़ाद की आंखों में मेरे लिए तहसीन थी। काश मम्मा कुछ देर और ना आती तो वो शहरज़ाद की नज़रों में गिर चुकी होती, लेकिन मम्मा तो अपनी भतीजी पर फ़िदा हुई जाती थी। उसके सामने उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का भी ख्याल ना किया। शहरी के जाते ही उन्होंने मुझसे अच्छी तरह मेरी खबर ली। ये क्या हमाकत थी हनी, तुमने अलीज़ा पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, वो भी शहरी के सामने। क्या सोचता होगा वो? तुम्हें इसके मुतालिक ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। अगर ऐसा होता भी तो क्या था, तुम तरीके से बात नहीं कर सकती थी। ओ मम्मा, अब मुझे क्या पता था जिस लड़की के पास अपनी नानी की दवाई के 2 टके भी नहीं होते थे, उसके पास इकट्ठे 20,000 कहाँ से आ गए? कहीं से भी आ सकते हैं, यूँ बिना समझे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाया करो।
और वो तुम्हारे सगे मामू की बेटी है। और यूँ भी ससुराली लोगों के सामने अपनी कमज़ोरियाँ नहीं खोलते। कल को शहरी तुम्हें ही ताने देगा कि तुम्हारी कज़न चोर थी। हमें तो अब्बा जान ने कल तक भी ये मना कर रखा था कि नौकरों की बदख्वाही भी ससुराल में ना करना। मामा, आप तो बस ऐसे ही मेरे पीछे पड़ गई हैं। मैंने जब तक अलीज़ा से बात की तो शहरी नहीं था, वो बाद में आया था। अपना भांडा खुद फोड़ा है उसने उसके सामने। मैं मामा को वहीं छोड़कर गुस्से में बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। अगले चंद दिन बहुत खुशगवार थे। शहरी ने फ़ोन पर बहुत सारी बातें की। रात को हमने बहुत अच्छा डिनर किया। इधर अवैसी ने जब तस्वीरें वसूल की, मुझे तंग कर रखा था, बार बार मिलने की ज़िद कर रहा था और मैं टाल रही थी। देखो, मैं किसी दिन तुम्हारे घर आ जाऊँगा तुम्हारी तस्वीर के प्रिंट के साथ, तो क्या होगा? कुछ नहीं, बस तुम्हारे मम्मा पापा से कहूँगा कि अलीज़ा के बगैर नहीं रह सकता। लिहाजा ये तो बाद की बात है, पहले तुम मिल तो लो। हाँ तो मिल लो ना, जहाँ कहोगी आ जाऊँगा। चलो जल्दी बता दूँगी, फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। कब मुमकिन होगा? वो बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे कैसे हैंडल करूँ। शुक्र है कि अभी तक फ़ोन पर मैंने उससे बात नहीं की थी, बस चैटिंग करते हुए उसको 1-2 बार एक दूसरे को मेल भेजते थे। मेरे ज़हन में कोई ख़ास प्लान नहीं था। मैंने यूँ ही बगैर सोचे समझे अवैसी को अलीज़ा का नाम बता दिया था और ज़ुबानी बातें करने लगी थी, वरना अवैसी से बेज़रा सी चैटिंग तो अलीज़ा के आने से 1 साल पहले से हो रही थी। मैं बहुत उलझी हुई थी कि सुभान मामू आ गए। शहरज़ाद ने इन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया। दरअसल उन्होंने अपने आने की इत्तला सिर्फ शहरज़ाद को ही दी थी। अलीज़ा को देखकर वो चौंके, उनके लबों से निकला ज़ारा, और फिर कितनी देर तक वो अलीज़ा को गले लगाए खड़े रहे। और अलीज़ा थी कि मुसलसल रोए चली जा रही थी। रोने धोने और गिले शिकवों से के बाद माहौल बेहतर हो गया था। सुभान, सच बताओ, तुम्हें कभी अलीज़ा का ख्याल नहीं आया? हम तो खैर आया, बहुत बार आया, बल्कि आप सबका भी आया, लेकिन मैं इतना बददिल हो गया था आपके और फरहान के रवैये से कि बस मैंने दिल से हर ताल्लुक, हर रिश्ता ख़त्म कर लिया था। सारे ताल्लुक, रिश्ते बेकार लगने लगे थे। जो गुज़र गया सो गुज़र गया। पापा ने मुझसे मौजू तब्दील करने की कोशिश की। शहरज़ाद ने भी इस रोज़ डिनर हमारे साथ किया था। कोई ना कोई बात अलीज़ा से भी कर लेता था। मम्मा की खुशी भी दीदनी थी। उन्होंने फरहान मामू को फ़ोन करके कहा कि वो भी जल्दी आने की कोशिश करें। कुछ दिन सब इकट्ठे रह लेंगे। उनकी आमद कुछ दिन बाद मुतवक्को थी। मम्मा को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा था। सुभान मामू ने 2-3 दिन हमारे यहाँ रहने के बाद अपने घर रहने का फ़ैसला किया। वहाँ अकेले कैसे रहोगे सुभान? मामा ने पूछा। बहुत सालों से अकेला ही रह रहा हूँ नुसरत, और अब तो मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी। उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि फ़िलहाल तो वो महीने भर पाकिस्तान में ही रहेंगे और फिर अलीज़ा के इम्तहान के बाद उसे साथ ले जाएंगे और कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता काम समेट कर पाकिस्तान सेटल हो जाएं। इसमें बहुत वक्त लगना है। इसलिए उन्होंने अलीज़ा को साथ ले जाने का फ़ैसला किया। लेकिन इसकी एजुकेशन, मामा ने पूछा, वहीं पढ़ लेगी। मैं अब इससे दूर नहीं रह सकता नुसरत। जब मेरे पास नहीं थी तो कोई बात नहीं, लेकिन अब तो इसकी दूरी एक लम्हे के लिए भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। और लड़कियां तो यूँ भी पराई होती हैं 2-3 साल में। जब तक ये मेरे पास रहेगी, मैं इसकी सारी महरूमियाँ और तशनगियाँ मिटाना चाहता हूँ। सुभान मामू ने शादी नहीं की थी। वो बहुत सारे धक्के खाने और जद्दोजहद के बाद इस मकाम तक पहुँचे थे कि अच्छी खासी जायदाद की तनहा वारिस अलीज़े थी। बल्कि फरहान मामू ने भी अपना वारिस उसे ही बना दिया था। आम सी मामूली शक्ल सूरत की सांवली सी अलीज़ा, जिसे ज़िंदगी के 18-19 साल बूरे वाला के गाँव में दाल रोटी खाते गुजारे थे, यकदम उसका स्टेटस बदल गया था। मुझे खामखा उससे हसद महसूस हुआ। लेकिन जब वो सुभान मामू के साथ अपने घर चली गई तो मैंने शुक्र का सांस किया। कम अज़ कम वो शहरज़ाद के साथ